हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सान स्टडी। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए संस्कृत का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और इससे पहले जो हमने 5 संस्कृत के प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिमार्कम नाटक के प्रणेता हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कालिदास, ऑप्शन सेकंड है भास, ऑप्शन थर्ड है श्रीहर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है शूद्रक। तो फ्रेंड्स, अभिमार्कम जो नाटक है, इसके प्रणेता हैं भास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, भास। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्णवती पद में संख्या बोधक है। ऑप्शन फर्स्ट है 60, ऑप्शन सेकंड है 76, ऑप्शन थर्ड है 96 एंड लास्ट ऑप्शन है 69। तो यहाँ पे जो स्वर्णवती है, इसका अर्थ होता है 96। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 96। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। चिरात शब्द द्योतक है। ऑप्शन फर्स्ट है दूरी का, ऑप्शन सेकंड है चिरंजीवी का, ऑप्शन थर्ड है ऊंचाई का एंड लास्ट ऑप्शन है समय का। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा समय का। तो चिरात शब्द जो द्योतक है वो समय का द्योतक है, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अस्वस्था में समास है। ऑप्शन फर्स्ट है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सेकंड है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन थर्ड है द्विगु समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो फ्रेंड्स, जो अस्वस्था है, इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा ना स्वस्था, ना स्वस्था, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बीमार। और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष के कई पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उपसर्गों की संख्या मानी गई है 22, 21, 24 या फिर 20। तो फ्रेंड्स, जो उपसर्ग हैं उनकी टोटल संख्या 22 मानी गई है। संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। वयम खाली स्थान है, सह निवसामः। यहाँ रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है आनंदात, आनंदम, आनंदेन या फिर आनंदस्य। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वयम सह निवसामः है, मतलब यहाँ पे सह शब्द है। कौन सा शब्द है? सह। तो ये जो सह है, एक सूत्र होता है सह युक्ते अप्रधाने, विभक्ति का सूत्र होता है सह युक्ते अप्रधाने। मतलब सह हो या साकम हो, समम, सार्धम, इन चारों शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पे आनंद शब्द है, आनंद की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? आनंदेन। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वयम आनंदेन सह निवसामः, मतलब हम आनंद से साथ साथ निवास करते हैं, रहते हैं। कौन सा सूत्र है? सह युक्ते अप्रधाने सूत्र से यहाँ पर आनंदेन में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली में करण है। करण मतलब पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है हमारा राम, ऑप्शन सेकंड है बाण, ऑप्शन थर्ड है राम और रावण, ऑप्शन फोर्थ है बाली। तो रामेण बाणेन हतो बाली, करण क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, मतलब किसके द्वारा? कह रहा है कि राम जो है, राम ने बाली को किसके द्वारा मारा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड जो है बाण, यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया ना, बाणेन, तो बाण यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब बाण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है लेट लकार, लिंग लकार, लुंग लकार या फिर लिंग लकार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं 5 लकार पढ़ा है हमने, लेकिन डिटेल में देखा जाए तो टोटल 10 लकार होते हैं, जिनमें ये सब भी आते हैं, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे जो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार है वो केवल लेट लकार है। जो लेट लकार है ये केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है। लेट लकार के बारे में हम आपको कुछ बता दें। लेट लकार के धातु रूप अगर देखते हैं तो पता चलता है कि वो लट लकार आदि लकार के धातु रूपों का ही विकृत रूप है। क्या होता है? ये जो लेट लकार के जो धातु रूप होते हैं, हम उनको देखते हैं तो यही पता चलता है कि जो बाकी के जो मेन 5 लकार हैं
उन सभी का विकृत रूप है। जैसे भवती है, लेट लकार में क्या होता है, भू धातु का हम देखते हैं तो भवती होता है, तो अगर हम उसका लेट लकार में देखेंगे तो वो हो जाता है भवाती। मतलब जैसे भवती है तो उसका लेट लकार में भवती होता है, तो लेट लकार में भवाती हो जाता है, वही इसी का विकृत रूप है। जैसे कि लेट लकार में भवंती होता है तो लेट में भवांती हो जाएगा, करोति होता है तो कृणोति हो जाएगा, ऐसे करके चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण वाक्य है। रक्ष माम पापात वृक्षात पत्राणि पतन्ति असौ उपाध्यायात अधीते रामः पापात जुगुप्सते। तो फ्रेंड्स, ये जो सूत्र है हमारा भीत्रार्था नाम भय हेतु, ये जो है पंचमी विभक्ति का सूत्र है, अपादान कारक का। ठीक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक का सूत्र है। और भी मतलब होता है भय, और यहाँ पे जो त्रा है, त्रा का अर्थ होता है रक्षा। मतलब भय और त्राण, मतलब भय का मतलब होता है डर और त्राण मतलब हो जाएगा रक्षा। तो भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें जो है अपादान संज्ञा हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पे रक्षा मतलब यहाँ पे रक्ष शब्द आ रहा है ना, और कहीं पे भय या रक्षा शब्द तो आ नहीं रहा, तो ये तीनों विकल्प हमारे नहीं होंगे, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें जो है इस सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सेव धातु में सानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। तो फ्रेंड्स, शेव जो ये धातु है, इसमें अगर हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेवमानः, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, सेवामानः तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तो ये वर्ण ही चेंज हो गया है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा, सेवमानः। और ये जो सेवमानः है ये पुल्लिंग में होगा, और फ्रेंड्स स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में क्या होगा, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा सेवमाना। मतलब यहाँ पे ये जो विसर्ग है, विसर्ग ना लग के आ की मात्रा लग जाएगी। और नपुंसक लिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में हो जाता है सेवमानम, नपुंसक लिंग में हो जाएगा हमारा सेवमानम। ठीक है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, मोर का तत्सम शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है मऊर, ऑप्शन सेकंड है मयूर, ऑप्शन थर्ड है मोयूर एंड लास्ट ऑप्शन है मऊर। तो फ्रेंड्स, मोर का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मयूर, दैट इज़ हमारा मतलब यहाँ पे हमारा मयूर सेकंड ऑप्शन है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अंतस्थ वर्ण है। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं हमारे या, व, र और ला, दैट इज सेकंड ऑप्शन। तो ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। और ये तीनों सा और हा जो होते हैं ये ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, और ये का, खा, गा, घा, ये तीनों जो है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श में और भी आते हैं लेकिन ये चारों उसमें स्पर्श में ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो या, वा, राला, ये अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कौंतेय पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो फ्रेंड, जो कौंतेय शब्द है यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट है ईय प्रत्यय, अय प्रत्यय, ढक प्रत्यय या फिर न्यत प्रत्यय। तो कौंतेय जो शब्द है इसमें हम देखें तो हमारा ढक प्रत्यय सही हो जाएगा। कैसे होगा? ढक प्रत्यय कहाँ यूज़ होता है? जैसे जब किसी स्त्री के नाम से उसके पुत्रों को जाना जाता है तो वहाँ पे हमारा ढक प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुंती शब्द था, कौन सा शब्द है यहाँ पे? कुंती शब्द में ढक प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ढक प्रत्यय। तो ये कौंतेय हो गया है। ऐसा जैसे एक दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। राधा शब्द है, राधा में अगर हम ढक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो राधे हो जाएगा। गंगा है, गंगा में जोड़ेंगे तो गंगे हो जाएगा। ऐसे ढक प्रत्यय का यूज़ होता है। जब किसी स्त्री के नाम से उसके पुत्रों को जाना जाता है तो वहाँ पर ढक प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कर्तृ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तव्य प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है या फिर अनीयर प्रत्यय है?
तो फ्रेंड्स जो कर्तृ शब्द है इसमें जो है हमारा त्रिच प्रत्यय है, दैट इज ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड है त्रिच प्रत्यय, ये सही हो जाएगा। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? जो त्रिच प्रत्यय होता है इसका प्रयोग वाला या वाली के अर्थ में होता है। कहाँ होता है? वाला या वाली के अर्थ में होता है। और इसका प्रयोग होने पर धातु के अंत में सिर्फ त्रि शेष बचता है, तो यहाँ पे कर्तृ हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बालक शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? बालकेन, बालकैः, बालकाभिः या फिर बालकाभ्याम। तो फ्रेंड्स बालक शब्द का जो तृतीय बहुवचन होगा क्या होगा? तृतीय बहुवचन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा बालकैः सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बालकैः। कैसे चलता है बालक का रूप? बालकः, बालको, बालकान, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, ऐसे करके चलता है, तो ये बालकैः सही हो जाएगा हमारा तृतीय बहुवचन। क्वेश्चन 16 देखते हैं। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद है। अस्ति, सर्वत्र, ईश्वरः या फिर सभी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि अव्यय जो पद होते हैं वो कौन से होते हैं। अव्यय पद वो होते हैं कि अगर हम किसी शब्द के मतलब लिंग, वचन, विभक्ति आदि में अगर हम परिवर्तन करें तो उस शब्द में कोई परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पे वो हमारा अव्यय पद होता है। तो जैसे सर्वत्र है, यहाँ पे सर्वत्र हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विश्रामः पद में उपसर्ग है वि, विश, विस या फिर विस्र। तो फ्रेंड्स विश्रामा शब्द जो है इसमें हमारा वी उपसर्ग है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। 18 देखते हैं क्या है। गते अपि में संधि है अयादि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि या फिर गुण संधि। क्या है? गते अपि। तो फ्रेंड्स जो गते अपि शब्द है इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी। मोस्टली हम जहाँ पर ये चिन्ह देखते हैं वहाँ पर मोस्टली पूर्व रूप संधि ही होती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। लेकिन हम इसका विच्छेद भी देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। पूर्व रूप संधि का जो नियम होता है वो क्या होता है? यदि ए या ओ के बाद ह्रस्व आ आता है तो वहाँ आ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप मतलब ये वाला जो चिन्ह है ऐसे करके जो बनता है ये हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? यदि ए या ओ के बाद आ आता है, कौन सा आ? ह्रस्व आ आता है, तो वहाँ ह्रस्व आ के स्थान पर पूर्व रूप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे गते अपि है, तो यहाँ पे इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गते धन अपि, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ए आया है ना, ए आया है और यहाँ पे ह्रस्व आ आया है, तो ए और आ मिलके ये हो जाएगा। सॉरी, ए और आ मिलके नहीं, इस आ के जगह पे जो होगा ये हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे गते अपि सही हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे हरे धन अव हो तो उसका हरेव हो जाता है। बालको धन अपि है तो बालको अपि हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 है भ्वादिगढ़ की धातु है भू धातु, पठ धातु, हस धातु या फिर तीनों। तो फ्रेंड जो भ्वादिगढ़ होता है क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। भ्वादिगढ़ का नाम भ्वादिगढ़ कैसे पड़ा? फ्रेंड्स भ्वादिगढ़ की प्रथम धातु भू है, इस कारण इसका नाम भ्वादिगढ़ पड़ा। भू धातु इसकी प्रथम धातु है, इसलिए इसका नाम भ्वादिगढ़ पड़ा। धातु पाठ में इस गढ़ के 1035 धातुएं गिनाई गई हैं। इस गढ़ की 1035 धातुएं हैं। 10 गढ़ों में इसका प्रमुख स्थान है। फ्रेंड जैसे संज्ञाओं में जो महत्व आकारांत शब्दों का होता है वही महत्व क्रिया में भ्वादिगढ़ का होता है। और यहाँ पे जो हमारा भ्वादिगढ़ में बहुत सारी धातुएं आती हैं, अभी मैंने बताया आपको 1035 धातुएं आती हैं और यहाँ पे ये तीनों भी भ्वादिगढ़ में आती हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। 20 देखते हैं क्या है हमारा। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र है इज्ञणः न वेति सोडन पुंकसस्य एंड कृन्मेजन्तः।
तो फ्रेंड्स विभाषा जो संज्ञा करने वाला इसका जो सूत्र होता है न वेति। क्या होता है? न वेति। और इसका जो सूत्र हो जाएगा मतलब न वेति विभाषा, पूरा सूत्र होता है न वेति विभाषा। इसका जो पदच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? नवा इति विभाषा। मतलब देखिए न का अर्थ हो जाएगा निषेध और वा का अर्थ हो जाएगा विकल्प। मतलब निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा न वेति। 21 देखते हैं। विजातीय पद को चुनिए। मेषः, वृषभः, वृकः या फिर काकुदम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन काकुदम है, ये हमारा यहाँ पे विजातीय है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा काकुदम। 22 देखते हैं। अवकोकिला पद में समास है। ऑप्शन फर्स्ट है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अवकोकिला जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4। तो यहाँ पे हमारा तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। 23 देखते हैं। असकृत पद का अर्थ है। क्या है? एक बार, बार बार, पुनः या फिर कभी कभी। तो फ्रेंड्स जो असकृत पद है इसका अर्थ होता है बार बार, दैट इज ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बार बार। 24 देखते हैं। अनुष्टुम छंद में कितने वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? 32, 48, 44 या फिर 56। तो जो अनुष्टुम छंद है फ्रेंड्स इसमें 32 शब्द होते हैं। 32 शब्द होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 32 होते हैं। 25 पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का क्या नाम है? छाया अंक, विदा अंक, मिलन अंक या फिर सम्मेलन अंक। तो फ्रेंड्स जो अभिज्ञान शाकुंतलम रचना है इसके जो चतुर्थ अंक है उसका नाम है विदा अंक। विदा अंक दैट इज ऑप्शन सेकंड। ये विदा अंक जो है इसको हम विदाई अंक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे विदाई अंक भी लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। और इसमें बात ये होती है कि टोटल इसमें 7 अंक होते हैं। कितने? टोटल 7 अंक होते हैं, जिसमें से जो चौथा होता है उसका नाम होता है विदा अंक। और ये रचना किसकी है? ये रचना कालिदास की है। 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र में परिगणित है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शंस हैं ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 में फोर्थ। चलते हैं 27 पे। अनेक वर्णों के मिलने पर क्या बनता है? तो फ्रेंड्स तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अनेक वर्ण जब मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। और जब अनेक शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है। और अनेक वाक्यों के मिलने से भाषा बनती है। देखिए यहाँ पे जो अनेक वर्ण हैं उनके मिलने से शब्द बनता है और अनेक शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है और कई वाक्यों के मिलने से भाषा बन जाती है। ठीक है, तो 27 में यहाँ पे हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्या पूर्व समासा मतलब कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कर्मधारय समास, ऑप्शन सेकंड है द्वंद्व समास, ऑप्शन थर्ड है द्विगु समास एंड लास्ट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स जो वो समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है वो हमारा द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास। हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, द्विगु समास। इसका सूत्र ही होता है संख्या पूर्वो द्विगः। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं जो हमारा लास्ट सेकंड है। ऋग्वेद का अपर नाम है ब्रह्मदेव, शब्दशास्त्र, दशतई या फिर गानवेद। तो ऋग्वेद का जो अपर नाम है वो होता है दशतई, दैट इज ऑप्शन थर्ड। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो ऑप्शन थर्ड है ये सही हो जाएगा, ऋग्वेद का अपर नाम। 30 देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। एक अरब को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है एक कोटि ही, ऑप्शन सेकंड है एक लक्षणम, ऑप्शन थर्ड है एक नियुतम एंड लास्ट ऑप्शन है अर्बुदम। तो फ्रेंड्स जो एक अरब होता है इसको कहते हैं अर्बुदम। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अर्बुदम। और जो ये एक कोटि है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है करोड़।
क्या होता है 1 करोड़, ठीक। 1 कोटि का अर्थ हो जाएगा 1 करोड़। और 1 लक्षण इसका तो दिख ही रहा है, हो जाएगा लाख। 1 लक्षण मतलब 1 लाख। 1 न्यूनतम इसका क्या होता है, 1 न्यूनतम का होता है, क्या होता है 10 लाख। फ्रेंड्स जो 1 न्यूनतम है इसका अर्थ होता है 10 लाख, और इसको 1 न्यूनतम को हम 10 लक्षम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंचती रहें। थैंक यू।